मेरा नाम मनीष है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैंने टीचिंग करना शुरू कर दिया था। मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था और साथ ही साथ बच्चों को घर में भी ट्यूशन दिया करता था। कुल मिलाकर मेरी महीने की सैलरी अच्छी खासी हो जाती थी। हम 2 भाई थे। मेरा छोटा भाई वो अभी पढ़ाई कर रहा था और मेरी दोनों बहनें भी पढ़ रही थी। मेरा छोटा भाई बहुत ही सीधा था, जबकि मैं बहुत फ्लर्टी टाइप का था। मुझे लड़कियों से फ्रेंडशिप करना बहुत पसंद था। रियल लाइफ से लेकर सोशल साइट पर भी मैंने काफ़ी सारी लड़कियों से फ्रेंडशिप की हुई थी। मैं देखने में बहुत स्मार्ट था, इसीलिए लड़कियां आसानी से मुझसे दोस्ती कर लिया करती थी। मेरे पापा की भी गवर्नमेंट जॉब थी, उनकी भी अच्छी सैलरी थी। हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो रहा था। जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी दीदी भी हम लोगों के साथ ही रहती थी। मेरे चाचा चाची तो अलग घर में रहा करते थे, इसलिए दादी की सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर थी और हम अपनी दादी से बहुत प्यार किया करते थे। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार किया करती थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का सबसे पहला लड़का था और अपने सारे कजिन में सबसे बड़ा था। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करने की तैयारियों में लगे हुए थे, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा मानना था कि शादी करने के बाद हम अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते, जिस तरह से हम शादी से पहले अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई तंगी नहीं थी। मैं चाहता था कि हमारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरे। यही वजह थी कि मैं शादी करने के बाद अपनी अच्छी भली ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आने देना चाहता था। ज़्यादा पैसा होने के साथ साथ ज़िंदगी में सुकून होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी मुझे उन लड़कियों से बातचीत करके मिलता था जिन्हें मैं अपनी फ्रेंड्स बनाता था। शादी करने के बाद एक ही लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना थोड़ा बोरिंग सा काम था। टीचिंग करना भी मैंने अपनी खुशी से ही किया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर फैसला करने के लिए छोड़ दिया था। वो मेरी लाइफ में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि शुरू से ही मैंने सारा काम अपनी मर्जी से किया था। अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले अपने हिसाब से और अपनी मर्जी से लिए थे, इसलिए सारी सैलरी भी मेरी ही जेब में आती थी। अब मैं अपनी सैलरी को अपने दोस्तों के साथ खूब लुटाता था, क्योंकि घर की ज़रूरतें तो पापा की सैलरी से पूरी हो जाती थी। और मेरा छोटा भाई जो अभी पढ़ाई में घिरा हुआ था, उस पर तो मम्मी पापा ने काफ़ी बाउंडेशन लगाई हुई थी। मेरे सारे फ्रेंड्स ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे और वो भी मेरी तरह ही बिगड़े हुए थे। मैं अपने घर में खुद को ऐसा बनाकर रखता था जैसे मैं बहुत शरीफ हूँ, क्योंकि मेरे पापा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। सारे ही लोग उनसे बहुत इज्जत से बात किया करते थे, मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे बारे में मेरे करीबी रिश्तेदार या मेरी फैमिली वाले कोई भी नहीं जानते थे, क्योंकि मैं उन सबसे छुपकर अपनी अय्याशियाँ करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बारे में अगर मेरे पेरेंट्स को पता चले तो उनको दुख पहुंचे, मगर मैं अपनी आदत से मजबूर था। मैं अपनी किसी भी आदत को बदल नहीं सकता था, जबकि मैं खुद खूबसूरत और स्मार्ट था। इसीलिए मेरे अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। इसी तरह से मैं खूबसूरत लड़कियों का भी बहुत बड़ा फ़ैन था। खूबसूरत लड़कियां मुझे बहुत इम्प्रेस करती थीं और उनकी तारीफ करने में भी मैं कभी कंजूसी नहीं करता था। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी नई लड़की से मुलाकात होती थी और साथ ही साथ उससे फ्रेंडशिप भी हो जाती थी। अपनी प्यारी और मीठी बातों से मैं आसानी से लड़कियों को अपनी बातों में फंसा लेता था। वैसे भी लड़कियां तारीफ की भूखी होती हैं, उनकी एक दो तारीफ की और वो आपकी तरफ हो जाती हैं। हर लड़की से दोस्ती करने में मैं ही पहल किया करता था, जबकि मैं 2 जवान बहनों का भी भाई था, जबकि मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मेरा छोटा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बिल्कुल मेरे पापा की तरह था, सीरियस और सिंपल। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था और मैं जहाँ जाता था वहाँ सिर्फ लड़कियों पर ही ध्यान रखता था। हर नॉर्मल भाई की तरह मैं भी यही समझता था कि दूसरों की बहनों पर बुरी नज़र रखने के बावजूद मेरी बहनें घर की 4 दीवारी में सेफ थी। मेरी बहनें बहुत ही शरीफ थीं, क्योंकि मेरी माँ ने उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी और अपनी बहनों पर मैं भी ढेर सारी पाबंदियाँ लगाया करता था। मैं उन्हें दुनिया की बुरी नज़र से बचाकर रखता था। मेरी एक बहन का तो रिश्ता फिक्स था, जबकि सबसे छोटी और घर की सबसे लाडली बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी और उसकी उम्र भी बहुत कम थी। मेरी बहनें तो ऐसी थीं जो किसी को पसंद नहीं करती थीं। वो अपनी फैमिली के फैसले को ही अपना फैसला समझती थी। वो घर से भी किसी की परमिशन के बिना नहीं निकलती थी और ना ही उनके पास कोई मोबाइल था। मेरे मम्मी पापा तो बस मेरी शादी के ही पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि उनका कहना था कि तुम्हारे बाद हमें और बच्चों के बारे में भी सोचना है।
मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं अपनी बहन की दोस्त के साथ शादी कर लूं, क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। मैंने अपनी बहन की दोस्त को कभी नहीं देखा था, बस उसके बारे में तारीफ ही सुनी थी, क्योंकि मेरी मम्मी जब मेरी बहन की दोस्त के यहाँ किसी फंक्शन में गई थी तब उन्होंने उसकी दोस्त को देखा था और उन्हें वो बहुत पसंद आई थी। तभी से ही मम्मी की ख्वाहिश थी कि वो उसकी शादी मेरे साथ करवाना चाहती थी, लेकिन मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैं हमेशा उनकी बात को टाल दिया करता था। वो बस यही कहती थी कि मना करने की आखिर क्या वजह है, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम हमें बता दो ताकि उसके घर रिश्ता लेकर जाया जाए। लेकिन मैं मना कर दिया करता था कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। मेरी शादी ना करने की वजह सिर्फ यही थी कि मैं अभी और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैं इतनी जल्दी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता था। और फिर मेरी डिमांड ये भी थी कि मेरी होने वाली पत्नी बहुत शरीफ और नेक हो, जिसकी जिंदगी में कभी कोई लड़का ना आया हो और ना ही कभी उसने किसी लड़के से फ्रेंडशिप की हो। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं थी, मैं पसंद तो हर लड़की को किया करता था, पर सिर्फ टाइम पास की हद तक। और यही वजह थी कि मुझे हर दूसरे तीसरे दिन नई लड़की पसंद आ जाती थी। वो सारी ही लड़कियां मुझे अपने लिए शादी के लायक नहीं लगती थी। मैं भी उन लड़कों में से एक था जिन्हें हर जगह मुंह मारने की आदत होती है, और ऐसे लड़कों को ही अपने लिए शरीफ और संस्कारी लड़की चाहिए होती है, जिसकी कभी किसी लड़के से फ्रेंडशिप न हो। इसी वजह से मैं उन लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि जब वो मेरे साथ सेट हो सकती हैं तो किसी के साथ भी सेट हो सकती हैं। ऐसी लड़कियां संस्कारी और अच्छे परिवार की नहीं कहलाई जाती। अगर वो मेरे जाल में फंसती तो ये मेरी गलती नहीं थी, बल्कि उनकी गलती थी। मेरे ख्याल में तो उन्हें इतने हल्के कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए कि मेरे बहलाने पर बहल जाएं और आसानी से हमारी बातों में आ जाएं, क्योंकि हम लड़कों की तो आदत होती है कि लड़कियों को अपनी तरफ करने के लिए उनकी तारीफ करते हैं ताकि वो इम्प्रेस हो सकें, और फिर हम आखिरी हद तक कोशिश करते हैं, और जब वो मान जाती हैं तो हमें लगता है कि वो हर लड़की के साथ ऐसी ही होंगी। उन्हीं दिनों मेरे कॉलेज में एक नई लड़की स्नेहा ने एडमिशन लिया था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत मासूम भी थी। उसे पहली बार देखने पर ही मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। उसकी उम्र भी बहुत कम थी। सबसे खूबसूरत थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में तो डूब जाने का मन करता था। उसके जैसी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी थी। एडमिशन की डेट तो निकल चुकी थी। वो प्रिंसिपल से लेट एडमिशन लेने की रिक्वेस्ट कर रही थी। वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी। प्रिंसिपल उसे एडमिशन नहीं दे रहे थे क्योंकि एडमिशन डेट निकल चुकी थी, इसलिए उसे एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी उदास हो गई थी क्योंकि वो बहुत देर से आई थी। इतने टाइम बाद तो आधी पढ़ाई हो चुकी होती है, लेकिन उसका स्टडी रिकॉर्ड काफी अच्छा था, इसलिए मुझे उसकी साइड लेने का बहाना मिल गया। वैसे भी मैं उससे किसी न किसी तरीके से बात करना चाहता ही था, और फिर मैंने प्रिंसिपल से इस बारे में बात की। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि एक इंटेलिजेंट लड़की की पढ़ाई खराब हो जाएगी, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। मैं थोड़ी कोशिशों और लेट फीस के साथ उसका एडमिशन करवाने में कामयाब हो गया था। फॉर्म अप्लाई करने की जिम्मेदारी मैंने खुद ही ले ली थी, जिस पर वो मेरी बहुत शुक्रगुजार हो गई थी और बार बार मुझे थैंक यू बोल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने स्टूडेंट का ख्याल रखने वाला एक अच्छा टीचर हूँ, तभी तो मुझे उसकी इतनी परवाह हो रही थी, जबकि हकीकत में तो वजह कुछ और थी। मैं उसकी खूबसूरती से बुरी तरह से इम्प्रेस हो चुका था। अब मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर रह गया था। मैं उसकी पढ़ाई में खूब मदद कर रहा था। अपनी फ्री पीरियड में मैं उसको बुलवाकर उसकी खूब मदद किया करता था और हर तरह से पढ़ाई में हुआ उसका नुकसान पूरा करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से वो रोज मेरे एहसानों तले दब रही थी। अच्छे तरीके से उसकी सारी पढ़ाई कवर करने के बाद जब वो बेफिक्र होकर रूटीन की पढ़ाई की तरफ आ गई, तो एक दिन मैंने उसे बताया कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मैं उससे उम्र में लगभग 7 साल बड़ा था, जबकि उसकी उम्र अभी 22 साल की थी। मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गई थी। उसके चेहरे से मुझे डर का साफ आइडिया होने लगा था, इसलिए उस दिन मैंने उसे खामोशी से भेज दिया था। लेकिन इसके बाद वो मुझसे छुपने की कोशिश में लगी रहती थी, और जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो वो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती थी। उसकी नजरें झुकी हुई होती थी। वो सच में एक मासूम और शरीफ लड़की थी। मेरे सवाल पूछने पर भी वो खामोशी रहती थी, और ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं जिस लड़की की तरफ बढ़ा था वो मुझसे पीछे हट रही थी, वरना तो कोई भी लड़की मेरी स्मार्टनेस पर फौरन ही फिदा हो जाती थी।
इस बार मेरी ईगो पर चोट लग रही थी, इसलिए उसके पीछे पड़ जाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ये लड़की आखिर अपने आप को समझते क्या थी? वो मेरी स्टूडेंट थी, उम्र में भी मुझसे बहुत छोटी थी। शायद वो स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते की वजह से शर्मा रही थी, इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। यही सोचते हुए मैंने दोबारा उससे इस सिलसिले में बात करने का सोचा, क्योंकि उसकी बेरुखी मेरे दिल को चोट पहुंचा रही थी और मेरी बेचैनी को बढ़ा रही थी। इसलिए एक दिन मैंने उसे बुलवाकर इस बात की वजह पूछनी चाही, तो उसने डरते हुए मुझे बताया कि सर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और फिर आप मेरे टीचर हो। ये सब कुछ हम दोनों के लिए ठीक नहीं है, ये सब कुछ बहुत गलत है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया था। उसकी बात का जवाब देने के लिए मैंने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, जिस पर वो खामोश हो गई थी। उसे याद दिलाया कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी और तुम मुझे उसका ये सिला दे रही हो। मैं हर हाल में उसे हासिल करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं की थी और हर मुमकिन कोशिश करके उसे मनाने की कोशिश करता रहा था। और फिर फाइनली मैं धीरे धीरे अपनी कोशिशों में कामयाब भी होने लगा था। मैं समझ गया था कि वो एक नासमझ और बेवकूफ़ लड़की है, क्योंकि अब मेरी बातों से वो नरम पड़ने लगी थी। मैंने उसके साथ कुछ किया ही ऐसा था। मैं उसके साथ ऐसे रिएक्ट करता था जैसे मुझे उससे बहुत मोहब्बत है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मेरी कंडीशन मरने जैसी हो जाएगी, इसीलिए उसे मुझ पर तरस आने लगा था। वो मेरी बातों में आ चुकी थी और जीत मेरी हुई थी। मैंने उसे एक मोबाइल भी लेकर दिया था, जिस पर वो चुपके से मुझसे बातें करने लगी थी, और फिर उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई थी। दिन गुजरने के साथ साथ उसके दिल में मेरी मोहब्बत काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। हमारी मोहब्बत का सफ़र अब काफ़ी आगे तक बढ़ चुका था। दिन रात हम दोनों बातों में लगे रहते थे और चोरी चुपके मिलने भी लगे थे। वो सच में बहुत मासूम थी। इस दुनिया की चालाकी से वो बहुत ज़्यादा दूर थी। उसने मुझे बताया था कि कॉलेज से पढ़ने के बाद उसके घर वाले उसे आगे और नहीं पढ़ने देंगे और उसकी जल्दी ही शादी कर देंगे। उसका कहना था कि तुम मेरे बारे में अपने घर पर बता दो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, तुम मेरे घर पर रिश्ता भेज दो। मुझे यकीन है कि मेरी फैमिली आपको देखते ही पसंद कर लेगी। मैंने तो उसकी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार करने को कह दिया था। उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लेने वाला था और कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं उसे खामोश करवा दिया करता था। मैंने उसे शादी के सपने जरूर दिखाए थे, मगर मैं नहीं जानता था कि वो मुझे लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगी। एक दिन हम दोनों इतने करीब हो गए थे कि हम दोनों का एक दूसरे से रिश्ता तोड़ना ज्यादा ठीक नहीं था, मगर मैं तो उसके साथ रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहता था। मैं सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और मेरी कहानी बस यहीं तक की थी। मेरा जुनून तो उसके लिए बस तब तक का था जब तक मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर लेता। अब मैं उसे इस्तेमाल कर चुका था और अब मैं उससे पीछा छुड़वाना चाहता था, लेकिन वो तो मुझ पर अपना दिल हार बैठी थी। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि इतनी छोटी लड़की से शादी करता, ये जानने के बावजूद कि उसे इस रास्ते पर लाने वाला भी मैं ही था। शादी के लिए जिस लड़की के बारे में मैं सोचता था वो इन लड़कियों में से बिल्कुल अलग थी। मेरे ख्याल में तो वो लड़की ऐसी होनी चाहिए थी जिसे किसी ने कभी देखा ना हो, ना ही उसे किसी लड़के से बात करने में इंटरेस्ट रहा हो। मैं खुद जैसा भी था, मगर मुझे जिंदगी गुजारने के लिए एक संस्कारी लड़की की जरूरत थी, और जब तक मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलती तब तक मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मेरी बहन के ससुराल वाले भी उसकी शादी करने को कह रहे थे। हम लोग तो वैसे भी लड़के वालों के ही इंतजार में बैठे हुए थे कि कब वो लोग शादी के लिए कहें और हम अपनी बहन को विदा करके उनके घर भेज दें। हमारे पास शादी का पूरा इंतजाम था, इसलिए मेरी बहन की शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी और हम लोग शादी की तैयारियों में बिजी हो गए थे। मेरे छोटे भाई की पढ़ाई कंप्लीट होने में भी सिर्फ यही साल बचा था। मेरा छोटा भाई मोहित तो ऐसा था कि वो किसी लड़की को नजर उठाकर तक नहीं देखता था, जबकि वो भी काफी स्मार्ट था, मगर उसका कहना था कि वो औरत की बहुत इज्जत करता है। मुझे तो अपने भाई की ये बातें बड़ी बेवकूफ़ी भरी लगती थी कि अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय करते रहना चाहिए, लेकिन मेरे भाई ने तो हमेशा अपनी लाइफ को पढ़ाई में ही झोंका हुआ था। मैं बहुत बिगड़ चुका था और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ मैं वो सब कुछ कर चुका था जिससे उनकी इज्जत पर दाग लग जाए, और उनका इस्तेमाल करने के बाद मैं उन्हें छोड़ दिया करता था। स्नेहा के साथ भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था और अब मैं उसे छोड़ने वाला था। हमारे घर में खूब हल्ला गुल्ला मचा हुआ था, क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी। मैं भी घर में बहुत बिजी रहने लगा था। इन दिनों मेरी स्नेहा से बातचीत बहुत कम हो गई थी।
वो जब भी मुझे कॉल करती, मैं उसे कह देता था कि मेरी बहन की शादी है और मैं तैयारियों में बिजी हूँ, या ये कहना ठीक होगा कि मुझे उससे बात ना करनी पड़े। इसलिए मैंने खुद को इतना बिजी रखना शुरू कर दिया था। वो बार बार मुझसे कॉल करती रहती थी और रोती भी थी। कहती थी कि उसे मुझसे बात करने की आदत हो गई है, प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे साथ टाइम पास कर रही है और टाइम के साथ साथ वो खुद ही ठीक हो जाएगी। इसलिए मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अपनी बहन की शादी हम लोगों ने खूब धूमधाम से की थी। मेरी बहन की शादी में उसकी दोस्त भी आई हुई थी। ये वही लड़की थी जिसको मेरी मम्मी ने मेरे लिए शुरू से ही पसंद किया हुआ था। इसका नाम प्राची था। प्राची को मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी बहन के दोस्त को नहीं देखा था, बल्कि मैं उसे सिर्फ उसके नाम से ही जानता था, क्योंकि घर में उसका बार बार जिक्र होता था। वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी इसी खूबसूरती की वजह से मेरी मम्मी और बहनें इम्प्रेस हुई थी, और मैं तो था ही शुरू से लड़कियों का दीवाना। इधर मैं भी प्राची पर अपना दिल हार बैठा था। पूरी शादी में मेरी नजर प्राची पर ही रही थी। वो कहाँ जाती है, क्या कर रही है और किससे बातें कर रही है, ये सब कुछ मैं अच्छे से नोटिस कर रहा था। मेरी पूरी नजर उस पर ही थी। मैं उसे जांचना चाहता था। मुझे लगता था कि मुझे मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले मैं अपनी तरफ से भरपूर तसल्ली करना चाहता था कि वो मेरे लायक है भी या नहीं। प्राची तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़की मैं अपने लिए चाहता था। वो दूसरे लोगों के साथ तो क्या, मुझसे भी बात करना पसंद नहीं कर रही थी, जबकि मैं बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो जहाँ किसी लड़की को देखती वहां से उठ जाती थी। उसने तो मेरी भी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, और यही वो सारी क्वालिटीज थी जो मुझे उसके अंदर चाहिए थी। इसीलिए मेरी बहन की शादी होने के फौरन ही बाद मैंने मम्मी को प्राची के बारे में बता दिया था और कह दिया था कि मैं प्राची से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी और बहनें बहुत ही खुश हुई थी। वो तो ये चाह रही थी कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर दे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि इतनी जल्दी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी शादी आराम से करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ऐसे टाइम पर मैं स्नेहा को पूरी तरह से भूल चुका था और उसकी कोई कॉल भी मैंने रिसीव नहीं की थी, जबकि उसकी बहुत सारी कॉल्स और ढेर सारे मैसेज मेरे पास आ चुके थे। वैसे भी मैंने स्कूल में टीचिंग करना छोड़ दिया था और दूसरी जगह जॉब तलाश कर ली थी। इसलिए उससे पीछा छुड़ाना मेरे लिए आसान हो गया था, क्योंकि वो सिर्फ मुझे मोबाइल और कॉलेज की हद तक ही जानती थी। मैंने उसे अपने बारे में कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी जो बाद में मेरे लिए परेशानी बन जाती, और ऐसा तो मैं हर लड़की के साथ ही करता था। मैं जिन लड़कियों से फोन पर बातें करता था उनको अपना पर्सनल नंबर भी नहीं देता था, बल्कि उनके लिए अलग से एक सिम लिया हुआ था। यही वजह थी कि हमेशा की तरह इस बार भी मैं बेफिक्र था। वैसे भी कोई भी लड़की एक बार इस्तेमाल करने के बाद मेरे लिए बेकार हो जाती थी। स्नेहा तो शादी करने के लिए मेरे पीछे ही पड़ गई थी, क्योंकि उसके जितने भी मैसेज थे उन सब में यही लिखा हुआ था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज तुम मुझे मत छोड़ना और मुझसे शादी कर लो। उसकी बातों से तो मुझे चिढ़ होने लगी थी। एक दिन उसने बहुत ज्यादा कॉल्स की और मुझे बहुत मजबूर किया, तो मैंने उसे फाइनली कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और ना ही मेरी फैमिली कभी तुमसे शादी करने के लिए मानेगी। तुम बहुत छोटी हो, हम दोनों का कोई मेल नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मेरी इस बात पर वो एकदम से खामोश हो गई थी। मैंने उससे कह दिया था कि मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा। ये कहकर मैंने अपना वो सिम तोड़ दिया था। स्नेहा कॉल पर बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी और उससे सब कुछ खत्म कर दिया था। वैसे भी ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कि चिपको टाइप की होती थी। मैं लड़कियों से भी यही उम्मीद करता था कि वो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करें। शादी करने में क्या रखा है, और शादी करने के लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है, क्योंकि सारी जिंदगी का सवाल होता है। जैसे कि मैं शादी करने के लिए एक संस्कारी लड़की की तलाश कर रहा था जो कि इतने टाइम बाद मुझे मिली थी। ऐसी ही लड़कियों को सोचना चाहिए कि उन्हें किसी ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो किसी लड़की को नजर उठाकर तक नहीं देखें। मगर लड़कियां तो लड़कों की बातों में आकर वो सब कुछ कर डालती हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। मैंने तो स्नेहा से पूरी तरह से बात करनी बंद कर दी थी। उसने मेरी बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसे ना छोड़ूं, मगर मैंने उसकी एक नहीं मानी थी और उसे बता दिया था कि मेरी शादी होने वाली है। स्नेहा एक ऐसी पहली लड़की थी जिससे मैंने बड़ी मुश्किल से अपना पीछा छुड़वाया था। दरअसल लड़के लड़कियों को अपनी मजबूरी का बहाना देकर उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन अगर मर्द चाहे तो अपनी मनपसंद औरत को कभी किसी के हवाले नहीं कर सकता।
मैंने भी स्नेहा के साथ कुछ ऐसा ही किया था, मगर वो मेरी मनपसंद नहीं थी। मैं उसके साथ कभी सीरियस था ही नहीं, बल्कि मैं तो उसके साथ टाइम पास ही कर रहा था। मैंने भी उसके साथ ऐसा ही किया था, उसको बीच रास्ते पर छोड़ दिया था और फिर मैं अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो चुका था। प्राची से पहले मेरी जितनी भी लड़कियों से बातचीत हुई थी वो सिर्फ मेरे लिए एक टाइम पास और फ्रेंडशिप ही थी, या फिर फ्लर्ट, मोहब्बत के दावे। मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। मगर जब से मैं प्राची के लिए सीरियस हुआ था, मैंने पीछे मुड़कर कुछ नहीं देखा, किसी चीज की खबर नहीं ली और न ही किसी ने कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। मेरा प्राची के साथ रिश्ता फिक्स हो गया था और मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था और सबसे ज्यादा खुश तो मैं प्राची के अपनी जिंदगी में आने से था। मेरी शादी के 3 दिन ही रह गए थे जब अचानक मेरी बहन रोती हुई हमारे घर पर आ गई थी, जिसकी शादी अभी 2 महीने पहले हुई थी। अपनी बहन को इस तरह से रोता हुआ देखकर हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। मेरी बहन ने बताया था कि उसके पति का किसी से अफेयर चल रहा है और उसने उसको धोखा दिया। मेरी बहन ने बताया कि वो चोरी चुपके किसी से बात करता है और जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसने मेरी बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया और अपनी दूसरी शादी करने के बाद दूसरी पत्नी को घर ले आया और मेरी बहन को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और उसे डिवोर्स दे दी। इस कंडीशन की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था और हमारे घर में भी सब लोगों का मूड ऑफ हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि हम अपनी बहन के लिए क्या करें, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरी बहन का पति तो उसे डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर चुका था। अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं था। मेरी बहन की तो रो रो कर बुरी हालत हो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके पति को जान से मार दूं, मगर मेरे पापा ने मुझे रोक लिया था। जितनी घर में मेरी शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, उससे कहीं ज्यादा मेरी बहन की शादी टूटने का अफसोस भी हो रहा था। उसका बसा बसाया घर उजड़ चुका था। मुझे अपनी बहन पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरी सीधी सादी और मासूम बहन के साथ ये क्या हो गया। आज मेरे अंदर एक गैरतमंद भाई जाग उठा था। मैंने उसके पति को कॉल करके खूब गालियां दी थी और अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया था, क्योंकि मैं भी अपनी शादी के लिए बहुत खुश था। लेकिन घर का माहौल इस वजह से अब बिगड़ चुका था। सब लोग ही बेहद अफसोस में थे। मेरे मम्मी पापा को तो अपनी बेटी की टेंशन सताए जा रही थी कि अब उनकी बेटी का क्या होगा। मेरी मम्मी तो इस टेंशन में बीमार रहने लगी थी। मेरी बहन के दुख की वजह से मेरे पेरेंट्स ने सोचा था कि मेरी शादी की डेट आगे बढ़ा दी जाए, मगर मेरी बहन ने कहा था कि मेरी वजह से मैं अपने भैया की खुशियों में कभी कोई कमी नहीं होने देना चाहती, इसलिए मेरी शादी जिस डेट पर फिक्स हुई थी तभी हो रही थी। मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपनी शादी को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाया था। बुझे हुए दिल के साथ मैंने सारे फंक्शन अटेंड किए थे। मेरी बहन की टेंशन लेने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। यही वजह थी कि सब लोगों ने सारी रात जागकर उनका ध्यान रखा था। जैसे तैसे शादी हो चुकी थी और शादी में बहुत थकान और बिजी होने की वजह से मेरी अपनी पत्नी के साथ ठीक तरह से बातचीत भी नहीं हो पाई थी। प्राची खामोश खामोश सी रहती थी। मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। उसे मेरी इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मैं बहुत खुश था कि मैं लकी हूँ जिससे इतनी सब्र करने वाली पत्नी मिली है। मेरे छोटे भाई की भी अब जॉब लग गई थी, क्योंकि पापा का कहना था कि अब वो मेरी छोटी बहन और छोटे भाई की शादी जल्द ही कर देंगे, क्योंकि मम्मी पापा बीमार रहने लगे थे और वो अपनी आंखों के सामने ही अपने सारे बच्चों की शादी कर देना चाहते थे। ऑफिस से आने के बाद मम्मी के साथ बिजी रहना, उनकी दवाइयाँ, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब मेरी ही जिम्मेदारी थी। ऐसे में प्राची के साथ मेरा रिलेशनशिप और बातचीत बहुत कम थी। मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी की तबीयत बेहतर हुई तो मम्मी पापा ने मुझे शादी के बाद बाहर घूमने जाने के लिए कहा। मैं जाना तो नहीं चाहता था, मगर मम्मी पापा का कहना था कि तुम्हारी शादी भी घर के खराब माहौल की वजह से ठीक तरह से नहीं हो पाई। मेरी मम्मी पापा ने मुझे शिमला के टिकट करवा कर दिए थे। मैं अपनी पत्नी के साथ शिमला घूमने के लिए चला गया था, लेकिन वहां जाने के बाद मैंने प्राची के अंदर एक अजीब सी बात देखी थी, क्योंकि प्राची मुझसे कोई बातचीत नहीं करती थी। वो हमेशा अपने मोबाइल पर ही लगी रहती थी। न जाने वो किसको मैसेज करती रहती थी। मैं जब मोबाइल देखने की कोशिश करता तो वो फौरन ही मोबाइल को बंद कर देती। ऐसा लगता था जैसे वो नोटिस कर रही है कि मेरी उस पर नजर है। वो मेरे ज्यादा करीब भी नहीं आती थी। शिमला जाने के बाद हम लोगों ने होटल लिया था। मैंने प्राची को कमरे में भेज दिया था और मैं फिर उसके लिए खाने का कुछ अच्छा सा ऑर्डर करने के लिए चला गया था।
मगर जैसे ही मैं वहां से आया तो अचानक मुझे प्राची के बोलने की आवाज आ रही थी। मैं दरवाजे पर ही रुक गया था। प्राची किसी से कॉल पर बात कर रही थी और वो कह रही थी कि ये बेवकूफ मुझे शिमला लेकर आया है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो प्राची मुझे देखते ही घबरा गई थी। मैंने आज उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो किसी लड़के से बातें कर रही थी। मैंने जब उससे सवाल किया तो उसने मुझे अपनी बातों में लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसकी बातें सुन चुका था। मैं समझ गया था कि मुझसे दूरी की वजह यही है, क्योंकि वो मुझसे उखड़ी उखड़ी सी रहती थी और मुझसे दूर दूर रहती थी और ज्यादा मुझसे बातचीत भी नहीं करती थी। घर में भी वो कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और यहाँ आने के समय भी वो मुझसे कोई बातचीत नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि वो शिमला आने की खबर सुनकर भी खुश नहीं हुई थी। जबकि लड़कियां शादी के बाद हनीमून पर जाती हैं तो बहुत खुश होती हैं, मगर प्राची तो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। मैंने कमरे के अंदर जाते ही कहा कि किससे बात कर रही थी तुम? वो घबराकर कहने लगी कि मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी। जब मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और नंबर पर कॉल लगाई तो उस पर कोई लड़का बात कर रहा था। वो लड़का मेरी आवाज सुनते ही घबरा गया था। मैंने उससे कॉल पर बहुत झगड़ा किया था। प्राची बार बार मुझसे कह रही थी कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, दरअसल मैं इससे प्यार करती हूँ और मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। प्राची की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं तो प्राची को बहुत अच्छी लड़की समझता था और वो थी कि मेरे साथ ही धोखा कर रही थी। मेरी मम्मी की तबीयत पहले ही खराब थी। मैं अपने घर में ये बात बताकर किसी तरह का नया हंगामा क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए हमने खामोशी से यहाँ पर अपने पूरे एक हफ्ते का टाइम कंप्लीट कर लिया था। लेकिन प्राची मुझे अपने और उस लड़के के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। मुझे प्राची पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जबरदस्ती तो मैं उसके साथ नहीं कर सकता था और वो मुझे सावधान भी कर चुकी थी कि अगर तुमने हम दोनों के बीच आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं करती। तुम्हारे साथ सिर्फ मैं एक फॉर्मेलिटी निभा रही हूँ, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपना दिल पहले ही इस लड़के को दे चुकी हूँ। प्राची की बात सुनकर मेरा तो खून ही खौल उठा था, क्योंकि प्राची एक ऐसी पहली लड़की थी जिसने मेरा दिल दुखाया था और उसने मुझे नापसंद किया था। मैं सिर्फ उसके साथ यहाँ पर टाइम गुजार रहा था। हम लोग एक हफ्ता गुजार कर घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में अचानक मेरी मम्मी की कॉल आ गई और उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मम्मी कॉल पर बहुत रो रही थी और उन्होंने बताया था कि बेटा, तुम्हारे भाई ने शादी कर ली है। मम्मी की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था कि मेरा इतना सीधा साधा भाई ऐसे अचानक से उसने ये सब कुछ कैसे और क्यों कर लिया। मैंने जब मम्मी से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई बेसहारा लड़की थी, इसने उसको सहारा दिया है और उससे शादी करके उसे घर ले आया। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सीधी है, मगर मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो बिना बताए शादी कर लेगा। अगर उसे ये लड़की पसंद थी तो वो हमें बता भी तो सकता था, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया और उसे घर लाने के बाद हम सबको शॉक्ड ही कर दिया। मैं अपनी मम्मी से कहने लगा कि आप लोग परेशान मत हो, मैं घर पर वापस आ रहा हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। एक के बाद एक नई नई प्रॉब्लम्स आ रही थी, मगर मुझे हैरानी इस बात की थी कि मेरा भाई तो बहुत सीधा था और अभी तो उसकी जॉब को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। उसे क्या पड़ी थी कि उसने किसी लड़की से शादी की और फिर इतनी जल्दबाजी में शादी करने की उम्मीद मुझे अपने भाई से बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो कभी किसी लड़की को आंख उठाकर तक नहीं देखता था, मगर अब उसे क्या हो गया था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ प्राची की टेंशन थी तो दूसरी तरफ घर की टेंशन भी बार बार बढ़ रही थी, क्योंकि मेरी बहन भी अब डिवोर्स लेकर हमारे घर में ही बैठी हुई थी। इधर प्राची मुझे धोखा दे रही थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि कहीं ये सब कुछ मेरे अपने कर्मों का तो फल नहीं है। मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियों का दिल दुखाया है, शायद यही वजह है कि प्राची भी मेरे साथ ऐसा ही कर रही है। वो मुझे धोखा दे रही है, मेरे पीठ पीछे किसी लड़की से अफेयर चला रही है। मैं जितनी अपने लिए संस्कारी लड़की चाहता था वो उससे कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई थी। अगर वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी तो उसने मुझे शादी से पहले ये बात क्यों नहीं बताई। मैं कभी भी उसके साथ शादी नहीं करता, मुझे उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। प्राची और मैं जैसे ही घर पहुंचे तो मुझे उस लड़की को देखने की बहुत चाहत हो रही थी जो मेरे भाई के साथ शादी करके इस घर में आ गई थी। मैंने अपने भाई से बात करनी चाही तो उसने कहा कि भैया, मैं अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा
और मुझे भी शादी करने का पूरा पूरा हक है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद थी, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। मेरा भाई तो ना जाने उस लड़की का इतना दीवाना क्यों हो गया था। मैंने उससे कहा कि हमें तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार तुम्हें शादी करने से पहले बताना तो चाहिए था। मोहित कहने लगा कि भैया, मुझे ऐसे ही शादी करना पसंद था तो मैंने कर ली। आपने भी तो अपनी जिंदगी में काफी कुछ किया। भैया, आपने भी तो बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है, तो क्या मुझे लव मैरिज करने का भी हक नहीं है? आज वो मुझसे इस तरह से पहली बार बात कर रहा था। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में गुस्सा आ गया था कि आज से पहले उसने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की थी। आज वो किस तरह से मुझसे बात कर रहा था। लेकिन जब वो लड़की मेरे सामने आई जिससे मेरे भाई ने शादी की थी, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे भाई ने किसी और लड़की से नहीं बल्कि स्नेहा के साथ शादी की थी। स्नेहा को अपने भाई की पत्नी के रूप में देखकर मुझे बड़ी जलन महसूस हो रही थी, पर उसकी मुलाकात मेरे भाई के साथ कैसे हुई और इन दोनों ने किस तरह से शादी की, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। घर के सारे ही लोग हमारे आसपास आ गए थे, इसलिए मैंने उन दोनों में से किसी से भी कोई सवाल नहीं किया था। लेकिन स्नेहा मेरे भाई के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। सफर की थकान उतारने के बाद रात को हम सब लोग इकट्ठे बैठे तो मम्मी पापा का कहना था कि मोहित ने जिस लड़की के साथ शादी की है वो बहुत खूबसूरत है, हमें उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके शादी करने का तरीका बहुत गलत था। इस बात पर गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था। उन दोनों को साथ देखकर एक के बाद एक परेशानियों के पहाड़ मुझ पर टूट रहे थे, और शायद अब ये परेशानियां कम थीं जो अगले दिन भी आ गई थी। मोहित ने सब लोगों को बुलाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मम्मी पापा तो ये बात सुनकर हैरान रह गए थे, जबकि मैं भी कम हैरान नहीं था। मम्मी पापा ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम घर छोड़कर जा रहे हो। उसने कहा कि अगर भैया इस घर में रहेंगे तो मैं यहाँ पर हरगिज नहीं रहूंगा। आखिर वो ये कैसी बातें कर रहा था? इससे पहले तो कभी उसने किसी से ऊंची आवाज तक में बात नहीं की थी, मगर अब तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो हमारे लिए कोई अनजान हो और सबसे बड़ा दुश्मन वो मुझे अपना समझ रहा था। उसने मुझसे बात करने का तरीका भी बदल दिया था। वो मुझे अपना भाई भी नहीं समझ रहा था। पता नहीं उसे मुझसे इतनी नफरत कैसे हो गई थी। मुझे शक था कि स्नेहा ने मेरे बारे में मेरे भाई को सब बता दिया, मगर मेरे बारे में सब कुछ स्नेहा उसे बता चुकी थी, तभी वो ऐसा कर रहा है। लेकिन उसकी इस बात से क्या मतलब था कि वो मेरे होते हुए इस घर में नहीं रहेगा। मम्मी पापा ने जब उससे सबकी वजह पूछी तो उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। आज मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था, क्योंकि मेरे घर वालों को लगता था कि उसकी पत्नी हम सब लोगों के खिलाफ उसे भड़का रही है, तभी उसका मूड सबकी तरफ से खराब हो रहा है। मोहित ने बताया कि मैं भैया के साथ इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। दरअसल बात यह है कि भैया ने बहुत सी लड़कियों के साथ बहुत फ्लर्ट किया है, उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया है, और अब जब मुझे भैया की हकीकत पता चल गई तो मैं उनके साथ इस घर में क्या, उनके साथ कहीं भी खड़े होने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान नहीं है। मम्मी मोहित के करीब गई और उन्होंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। उन्होंने कहा कि क्या मैंने तुम्हारी यही परवरिश की है कि तुम अपने बड़े भाई के बारे में ऐसी बातें करो? मेरे भाई ने फिर कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर हम सब लोगों के होश उड़ गए थे। दरअसल स्नेहा प्रेग्नेंट थी और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं उसको बीच रास्ते में छोड़ चुका था, जबकि उसे मेरे साथ की जरूरत थी। मोहित कहने लगा कि भैया ने ये पाप करने के बाद स्नेहा को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। हालांकि स्नेहा भैया से बहुत प्यार किया करती थी। मेरी और स्नेहा की मुलाकात तब हुई जब वो अचानक मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी। वो आत्महत्या करने जा रही थी। मैंने उसे बचा लिया था। फिर उसने मुझे बताया कि उसके साथ एक लड़के ने बहुत बड़ा धोखा किया। वो उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। वो ये बात बर्दाश्त कर चुकी थी, मगर जब से उसे ये पता चला कि वो उसके ही बच्चे की माँ बनने वाली है और वो अपने पेट में उसे पाल रही है, तब से ही उसे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी। मुझे स्नेहा पर बहुत तरस आने लगा था, इसलिए मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम्हें अपनी जिंदगी को इस तरह से खराब नहीं करना चाहिए। और फिर तुम्हारे पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है, अब तुम अपने साथ साथ इस बच्चे की भी जान ले लोगी। मैं उसके दिल में दोबारा से जीने की चाह जगाने लगा था, और इसी सब के बीच मेरी स्नेहा के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। लेकिन जब एक दिन मुझे पता चला कि इस बच्चे का पिता कोई और नहीं भैया है, तब मेरे पास स्नेहा को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।
भैया तो अपनी शादी भी कर चुके थे। मैंने उसी समय स्नेहा से शादी कर ली और मैं उसे अपने घर ले आया था। लेकिन अब जबकि ये बच्चा भैया का है और वो स्नेहा के साथ बहुत गलत कर चुके हैं, मैं भैया को कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें औरत की इज्जत करना नहीं आता। उन्होंने औरतों को सिर्फ खिलौना समझा है। मैं अपनी पत्नी को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। मोहित स्नेहा का हाथ पकड़कर घर के दरवाजे तक जा पहुंचा था। तभी अचानक पापा ने मोहित को आवाज लगा ली और कहा कि रुको बेटा, तुम्हें और स्नेहा को इस घर से जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो है तुम्हारा भाई। पापा की बात